डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्यक में तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना की बड़ी तैनाती। ट्रंप बोले हॉर्मुज़ में माइन बिछा रहे जहाजों को तबाह करेंगे। लेबनान इजराइल में 3 हफ्ते का सीज फायर। भारत ने जारी की एडवाइजरी, ईरान की यात्रा न करने की सलाह। ट्रंप के धरती पर नर्क वाले बयान पर भारत का तीखा रिएक्शन। भारत ने बयान को बताया अज्ञानतापूर्ण, अनुचित और बेहद भद्दा। विवाद के बाद ट्रंप ने भारत को बताया महान देश। बोले पीएम मोदी मेरे सबसे अच्छे दोस्त। बंगाल तमिलनाडु में बम्पर वोटिंग। बंगाल में पहले फेज में रिकॉर्ड तोड़ 93% मतदान। तमिलनाडु में भी पहले फेज में 85% वोटिंग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि उसके पास अमेरिका के साथ शांति समझौता करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। उन्होंने कहा घड़ी चल रही है, यानी ईरान को जल्द फैसला करना होगा। हालांकि ट्रंप ने साफ किया कि वे इस युद्ध को परमाणु संघर्ष में बदलना नहीं चाहते। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने पारंपरिक हथियारों से ही ईरान को काफी नुकसान पहुंचाया है, इसलिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु हथियार किसी को भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ईरान के साथ समझौते को लेकर ट्रंप ने कहा कि कोई भी डील तभी होगी जब वो अमेरिका के हित में होगी। उन्होंने साफ किया कि इस मामले में कोई तय समय सीमा नहीं है और वो जल्दबाजी में फैसला नहीं करेंगे। पश्चिम एशिया के जंग के मैदान में अमेरिका ने एक और वॉरशिप तैनात कर दिया है। अमेरिका ने विमान वाहक पोत यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश को तैनात कर दिया है। इसी बीच अमेरिकी सेना ने गुरुवार को जानकारी दी कि यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश विमान वाहक पोत पश्चिम एशियाई क्षेत्र में पहुंच गया है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए लोगों को वहां जाने से बचना चाहिए। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय नागरिक फिलहाल ईरान की यात्रा बिल्कुल न करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि मैंने अमेरिकी नेवी को आदेश दिया कि हॉर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछा रहे छोटे से छोटे जहाजों को बिना हिचकिचाहट तबाह कर दिया जाए। We've done with the blockade is amazing, and nobody gets through, and nobody wants to get through. Nobody's trying. The one tried, they shut out the engine, but nobody's trying. We have complete control. Now they can drop their mines in there and do all those stupid things. It's just going to take longer for them to make money because the mines are going to affect them much more than they're going to affect us. But and we don't know that they're doing that, but they could be that they're doing that. If they're doing it, it's a very foolish thing to do. अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। बंगाल की 294 में से 152 सीटों पर पहले फेज में 92.72% मतदान हुआ। 2 भाजपा कैंडिडेट पर हमला भी हुआ है। वहीं मुर्शिदाबाद में देर रात देसी बम से हमले में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। नादो में हुमायूं कबीर और उनके समर्थकों की टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हुई। विनोदा के बाद जहां जहां भी गए वहां झड़प और हिंसा की घटनाएं हुई। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर 85.14% वोटिंग हुई। दोनों राज्यों में आज़ादी के बाद अब तक सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। इससे पहले तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मतदान 2011 में 78.29% था, जबकि बंगाल में 2011 में 84.72% मतदान दर्ज किया गया था। ममता ने वोटिंग के बाद कहा कि बंगाल की जनता ने एसआईआर के खिलाफ बम्पर वोटिंग की है। गृह मंत्री शाह ने कहा कि टीएमसी का सूरज ढल चुका है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को एक साथ आएंगे। बंगाल और तमिलनाडु में रिकॉर्ड वोटिंग की वजह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी मानी जा रही है। इसी साल 9 अप्रैल को केरल, असम, पुडुचेरी और नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में भी रिकॉर्ड मतदान हुआ था। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बीजेपी के वॉर रूम में चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा की गई।
पश्चिम बंगाल में इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग देखने को मिली है। पहले चरण में लगभग 91.46% मतदान दर्ज किया गया। पहले चरण में हुए भारी मतदान के बाद राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग बहुत तेज हो गई है। भारी मतदान को लेकर भाजपा और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जीत के बड़े दावे कर रहे हैं। যেটা আমি বলছি, যেটা আমি বলেছিলাম আপনাকে, কোনো ইনসিডেন্ট হবে না। ওটা ছিল কি বুথের ভিতরে আপনার যেটা আছে, আপনার যে ডমিনেন্স আছে ইলেকশন দিনে, ইলেকশন আগে কি হয়, আপনার ল অ্যান্ড অর্ডার মেশিনারি ইজ স্প্রেড অ্যাক্রস দ্য কনস্টিটুয়েন্সি ফর এরিয়া ডমিনেশন। ইলেকশন যেদিন হয় আপনার 95% মেশিনারি যে আছে, যে আপনার সিএপিএফ থাকবে, স্টেট পুলিশ থাকে, ওটা বুথ মধ্যেই থেকে যায় P-1 ডে থেকে। শুধু 5% যেটা আছে ওর থেকে কম, ওটা এরিয়া ডমিনেশন করে ওরা যেটা আছে সেফটি এন্ড সিকিউরিটি অফ দ্য রিমেনিং এরিয়া মধ্যে ইনভলভ থাকে। अगली बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूढ़िवादी लेखक और रेडियो होस्ट माइकल सैवेज का जन्मसिद्ध नागरिकता के बारे में एक विवादित टेक्स्ट साझा किया है। इसमें भारत और चीन को नर्क बताया गया है। ट्रंप के इस पोस्ट पर जमकर बवाल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं भारत सरकार ने चुप्पी साध ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान शेयर किया जिसमें भारत और चीन को नर्क का द्वार बताया गया है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब ट्रंप ने भारत और चीन पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत ही इन दोनों देशों पर हमले से की थी। ये बयान रूढ़िवादी लेखक और रेडियो होस्ट माइकल सैवेज ने दिया है। इसमें सैवेज ने दावा किया कि मौजूदा अमेरिकी कानून प्रवासियों को अपनी गर्भावस्था के 9वें महीने में अमेरिका पहुंचकर स्थानीय कानूनों का फायदा उठाने की अनुमति देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट को शेयर किया है जिसमें भारत और चीन को हेल होल, नर्क का द्वार बताया गया है। ये चिट्ठी कट्टरपंथी अमेरिकी लेखक और रेडियो होस्ट माइकल सैवेज की है, जिसमें जन्म के आधार पर नागरिकता देने की आलोचना की गई है और भारत, चीन समेत कई देशों पर विवादित टिप्पणी की गई है। We have 10 Indian ships which have exited Strait of Hormuz safely in the last few weeks. We have 14 Indian ships which are still in the Persian Gulf. रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपना चेहरा तय कर लिया है, जिसकी अगुवाई में चुनाव लड़ने की प्लानिंग की जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने यूपी चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने साफ साफ शब्दों में कहा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, ऐसे में हम निश्चित रूप से वही चेहरा होंगे। नितिन नबीन ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लगा दिया और उनके ही चेहरे पर बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में सत्ता की हैट्रिक लगाने की उम्मीद नितिन नबीन ने जताई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 15 साल के बाद 2017 में सत्ता में लौटी थी। उस समय बीजेपी ने अपने किसी भी नेता को सीएम पद का चेहरा घोषित नहीं किया था। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। पीएम मोदी के नाम और काम पर बीजेपी चुनाव लड़ रही थी और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की थी। इसके बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे 2027 के चुनाव के लिए योगी सरकार पर फिर से मुहर लग गई है, क्या कुछ जानकारी है, साझा कीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए नितिन नबीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है, जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या उत्तर प्रदेश में किस आधार पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना था क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2017 से भारतीय जनता पार्टी चल रही है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो विकास कार्य हैं, जो काम है, जो 2017 से 27 तक किए जाएंगे, उन्हीं के आधार पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। तो कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार ये सारे कार्य हो रहे हैं, उनकी अगुवाई में सरकार तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों की परख होगी और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। 2017 चुनाव होगा। 2017 अगर आप बात करें कि 2017 के बाद 2022 में भारतीय जनता पार्टी की कोई चेहरा नहीं था, जैसा कि आपने बताया, लेकिन जब से मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने पद
में चाहे विकास की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, तमाम प्रयास उनकी तरफ से किए गए हैं और जमीन पर दिखाई भी दे रहे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि नितिन नवीन ने जो ये बयान दिया है, न सिर्फ जो सरकार है यहाँ पर चल रही है मौजूदा सरकार, बल्कि जो कार्यकर्ता है उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक है और जो मनोबल है कार्यकर्ताओं का और जो उत्साह है वो जरूर बढ़ेगा। जी आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम पर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने एपीएन न्यूज से खास बातचीत की और छात्रों को बधाई दी है। आइए सुने क्या कुछ उन्होंने कहा। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी। हमारे साथ माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको बताइए कि आपने पारदर्शी निष्पक्ष तरीके से पूरी परीक्षा संपन्न कराई। अब कैसा लग रहा है कि परीक्षा शुरू करने से लेकर आज रिजल्ट? बहुत बहुत धन्यवाद आपको बधाई देने के लिए। आज पूरा प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बधाई दे रहा है कि उनके नेतृत्व में 2017 से 2026 तक जो भी परीक्षा हुई हैं वो नकल विहीन हुई। जितने भी हमारे नकल माफिया हैं सब धराशायी हो गए हैं। किसी की हिम्मत नहीं है। पहले ठेके पे नकल होती थी, लेकिन आज वही बच्चा पास होगा जो मेहनत करेगा और उसी हिसाब से रिजल्ट भी आ रहा है। कहीं 90% आ रहा है, कहीं 80% आ रहा है। पिछली विगत वर्ष भी बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट रहा है। तो मैं उन बच्चों के लिए भी आशीर्वाद दूंगी कि वो इसी प्रकार से अपनी मेहनत करते रहें। जो बच्चे कहीं किस 2-4 नंबरों से असफल हो गए हैं वो स्क्रूटनी के माध्यम से अपने को अपना अधिकार दे सकते हैं कि उन स्क्रूटनी होगी और जांच दोबारा से कॉपियाँ जचेंगी और उन बच्चों के लिए न्याय मिलेगा अगर कहीं 2-4 नंबर की कमी रह गई है तब। और जो नहीं मिल पाता है, अगर ज़्यादा नंबर हैं और स्क्रूटनी में नहीं आते हैं तो फिर वो ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि ये अंतिम परीक्षा नहीं है, ये परीक्षा की शुरुआत है। जीवन का हर कदम परीक्षा के योग होता है और परीक्षा देनी पड़ती है। परीक्षाओं से घबराना नहीं चाहिए। तो मैं अपने बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि घबराए नहीं। अगर कहीं असफलता मिली भी है तो ये आगे आने वाले समय में सफलता के संकेत हैं, इसलिए वो मेहनत करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसमें वजह तो मैं समझती हूँ कि सबके लिए समान शिक्षा दी जाती है। सभी अभिभावक अपने बच्चों का, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, समान रूप से ध्यान रखते हैं। और जितनी खुशी बच्चों को नहीं होती है रिजल्ट वाले दिन, उतनी खुशी माता पिता को होती है। अभिभावक सबसे ज़्यादा खुशी रहती है। लेकिन हमारी जो बेटियां हैं वो अपने घर का दायित्व भी संभालती हैं, माता पिता की सेवा भी करती हैं और पढ़ाई के प्रति पूर्ण निष्ठा रखती हैं और बच्चियां बाजी मारती हैं। और हर क्षेत्र में हमारी बच्चियां आगे निकल रही हैं। आप कोई सा भी क्षेत्र ले लीजिए, चाहे आप डॉक्टरी में ले लीजिए, आईएएस में ले लीजिए, पीसीएस में ले लीजिए, टीचर्स में ले लीजिए, हमारी बच्चियां मेहनत करती हैं, आगे निकलती हैं। हमारे छात्र भी मेहनत करते हैं और आगे निकलते हैं। हमसे बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आपको शिक्षा के लिए ये हमारे साथ माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी, जिन्होंने ये बताया कि किस तरह से हाई स्कूल इंटर के जो रिजल्ट आ जाए हैं उसके पीछे किस तरह से सरकार की विभाग की मेहनत रही। आनंद सिंह, एपीएन न्यूज, लखनऊ। अगली खबर, पश्चिम बंगाल एसआईआर के मामले पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली बार पश्चिम बंगाल की ओर से वकील मेनका गुरुस्वामी ने एसआईआर के बाद फॉर्म 6 के माध्यम से लगभग 7 लाख नए मतदाताओं को जोड़ने का मसला उठाया था। बंगाल सरकार का कहना है कि चुनाव आयोग का ये कदम सुप्रीम कोर्ट के 13 अप्रैल के आदेश का उल्लंघन है, जिसमें कोर्ट ने सिर्फ उसी सूरत में मतदाताओं के नाम जोड़ने की इजाजत दी थी जिसमें उनकी अपील एपीलेट ट्रिब्यूनल से मंजूर हो जाए। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल एसआईआर के मामले पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली बार पश्चिम बंगाल की ओर से वकील मेनका गुरुस्वामी ने एसआईआर के बाद फॉर्म 6 के माध्यम से लगभग 7 लाख नए मतदाताओं को जोड़ने का मसला उठाया था। बंगाल सरकार का कहना है कि चुनाव आयोग का ये कदम सुप्रीम कोर्ट के 13 अप्रैल के आदेश का उल्लंघन है, जिसमें कोर्ट ने सिर्फ उसी सूरत में मतदाताओं के नाम जोड़ने की इजाजत दी थी जब उनकी अपील एपीलेट ट्रिब्यूनल से मंजूर हो जाए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी है पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले पर जिसकी आज सुनवाई होने वाली है? चूंकि सुप्रीम कोर्ट
सचिवालय एफआईआर मामले को लेकर सुनवाई कर रहा है और जो ये याचिकाएं हैं, 2 याचिकाएं हैं। एक याचिका जैसा कि मेंशन किया मेनका गोस्वामी की तरफ से, ये कहा गया था कि तकरीबन फॉर्म 6 के तहत तो 5 से 7 लाख वोटर से उनको ऐड किया गया, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब भी इलेक्टोरल रोल में नए वोटर्स को जोड़ा जाता है तो फॉर्म 6 के तहत ही जोड़ा। ये कहना है कि जो 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए एक आदेश जारी किया था, आदेश इन द सेंस की के रूप में कहा था कि उन लोगों को ही हम इलेक्टोरल रोल में शामिल करने की इजाजत दे सकते हैं जिनकी अपील, यानी कि जो 34 कटे हुए थे, उनकी जो अपील ट्रिब्यूनल के पास पेंडिंग है, अगर वो स्वीकार कर ली जाती तो इस पर विचार किया जा सकता है कि उनको वोटिंग का राइट मिल सके। जबकि जो कोर्ट में ये कहा गया था कि जितने भी अपील पेंडिंग हैं उनको मान्यता दे दी जाएगी, कम से कम वो जो ये इलेक्शन होने वाले हैं पश्चिम बंगाल में, उसको अनुमति दे दी जाए। लेकिन कोर्ट ने ये कहा था कि हम उस पर तब विचार कर सकते हैं जब अपील ट्रिब्यूनल उनको स्वीकार कर लेता है, तो हम अनुच्छेद 100 के तहत। जी विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर, वेतन और अन्य मदों में करोड़ों की संदिग्ध निकासी से झारखंड में ट्रेजरी से वेतन और अन्य मदों में करोड़ों रुपए की संदिग्ध निकासी को लेकर हड़कंप मच गया है। आईएएस अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय टीम ने हजारीबाग और बोकारो जिला प्रशासन से पिछले 7 वर्षों के वित्तीय दस्तावेज तलब किए हैं। कुबेर पोर्टल के जरिए पकड़ी गई इस गड़बड़ी की आंच अब रांची, रामगढ़ और पलामू समेत कई अन्य जिलों तक पहुंचने की आशंका है। रांची से आनंद मोहन की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेजरी के माध्यम से हुए संदिग्ध वित्तीय लेन देन और घोटाले की जांच अब अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। आईएएस अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने गुरुवार को हजारीबाग और बोकारो के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जांच की प्रगति की समीक्षा की। समिति ने सख्त रुख अपनाते हुए दोनों जिलों से पिछले 7 वर्षों के वेतन भुगतान और अन्य मदों से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। 20 बिंदुओं पर जवाब और 1 अप्रैल 2020 की डेडलाइन है। जांच टीम ने विशेष रूप से 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2026 के बीच हुए तमाम वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड मांगे हैं। समिति ने 20 मुख्य बिंदुओं पर रिपोर्ट तलब की है, जिसमें निकासी का विवरण, स्थापना खर्च, वेतन पंजी, सेवानिवृत्त कर्मियों का डेटा और उस कार्यकाल में तैनात रहे आहरण एवं संवितरण पदाधिकारियों यानी कि डीडीओ की सूची शामिल है। सूत्रों के अनुसार टीम जल्द ही हजारीबाग और बोकारो का भौतिक दौरा कर फाइलों की जांच करेगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी है इस मामले से जुड़ी हुई? देखिए शालिनी, ये जो है कुछ दिन पहले जब बोकारो में ट्रेजरी घोटाला हुआ, जबकि समाचार में जब ये खबर आई तो पूरे लगा झारखंड में ये एक आश्चर्यजनक घटना हुई है, जैसे लगता है कि ये है। और ये दर बदर पहले तो लगा था कि ये बोकारो में ऐसी ट्रेजरी में घटनाएं हुई है, लेकिन बाद में जब ये परतें जब खुलती गई तो इसकी आंच जो है झारखंड की और कई 7-8 जिलों तक के पहुंच गई है। जो पहले लगभग 2.5 करोड़ रुपए की एक ट्रेजरी घोटाले की बात आ रही थी, वो लगभग अब इसका अनुमानतः ऐसा लगाया जा रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो है 150 करोड़ तक की भी ये ट्रेजरी घोटाला हो सकती है। और इन सबों के बीच जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात समझ में आ रही है, या लगता है ऐसा, या जो जांच से जो अभी तक जो जांच हुई उसमें यही लग रहा है कि इसमें जो डीडीओ की जो भूमिका है वो संदिग्ध नजर आ रही है, चाहे वो बोकारो की हो, हजारीबाग की हो, पलामू की हो, गोड्डा की हो, साहेबगंज की हो, देवघर की हो या गिरिडीह की हो। सारी जगहों पे जो है वो ये इसकी जो है वो उन लोगों ने इसकी भूमिका जांच होनी चाहिए। इसके लिए जो एक आईएएस कैडर के एक अमिताभ कौशल हैं, उनकी अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई है। और कल जो है हजारीबाग और बोकारो के उपायुक्त से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने इसकी अद्यतन जानकारी ली है और कहा है कि ये 20 बिंदु पर उस पर जो है 20 पॉइंट ऐसे हुए हैं कि जिस पर जांच होगी। और 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2026 तक
कि जितने वित्तीय का जो लेन देन हुआ है उसका रिकॉर्ड को जो है खंगाला कहा गया है कि इसको रिकॉर्ड को दिया जाए। और इसमें जिसमें भी चूंकि जो पहला जो घोटाला जो सामने आया था वो वेतन मद में एक जो रिटायर्ड कर्मी था उसका वेतन उसके वेतन मद से ये निकाला गया था, जबकि वो रिटायर हो चुका था। जी अजय तो जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद अजय तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।